takes place up to cellular level, through which exchange of gases takes place up to cellular level। के सर्कुलेटरी सिस्टम में सारा बताऊंगी क्या है। सर्कुलेटरी सिस्टम में एक सर्किट की फॉर्म में गैसेस जो हैं वो सर्कुलेट करती हैं पूरी की पूरी बॉडी में। कौन सी चीज सर्कुलेट करती है? ब्लड सर्कुलेट करता है, और ब्लड के अंदर ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होकर हर सेल तक पहुंचती है, और यही ब्लड हमारा हर सेल से कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी करके लाता है। और ये एक्सचेंज जो है इट शुड टेक प्लेस अप टू सेलुलर लेवल। हर हर सेल तक हमने ऑक्सीजन पहुंचानी है। थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे देती हूँ। जब आप सांस लेते हैं तो आप ऑक्सीजन अंदर लेकर जाते हैं, इनहेल करते हैं, वो आपके ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती है। वो ब्लड में कहाँ पे एब्जॉर्ब होती है, थोड़ी सी साइड इंफॉर्मेशन दे देती हूँ। ये कहीं साइड पे लिखेगा, ये चीज खराब नहीं करनी, बिकॉज इसके सेंटर में मैंने आपको ड्रॉ करके देना है सर्कुलेटरी सिस्टम पूरा। पिछले पेज पे जाके मैं लिख देती हूँ। हाँ जी, सबसे पहले जो हमारा ब्लड के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन इस तरह लिखते हैं। हीमोग्लोबिन एचबी जो है, इसका ओरिजिनल कलर क्या है? ओरिजिनल कलर है वॉयलेट और ब्लू। ये वो चीजें हैं जो वैसे सीएसएस में पूछ ली जाती हैं। वॉयलेट और ब्लू है। एंड आफ्टर एब्जॉर्बिंग ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन टर्न्स इनटू रेड कलर। ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो ऑक्सीजन है ये ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होती है, और ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होने के बाद ब्लड पूरी की पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है इनसाइड ब्लड वेसल्स, और सेल्स को दिया जाता है। सेल के अंदर कौन सा प्रोसेस होता है वो देख लेते हैं। सेल के अंदर सबसे पहले तो जो आपने खाना खाया था वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, C6H12O6। अभी मैं ग्लूकोज ही लिख देती हूँ। ग्लूकोज भी सेल के अंदर मौजूद होगा, और ये ऑक्सीजन भी सेल के अंदर जाएगी। अब इस ऑक्सीजन ने इस ग्लूकोज की ब्रेक डाउन करनी है, और इसको कन्वर्ट करना है किस में? इसको कन्वर्ट करना है इसने वाटर में, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में, प्लस एटीपी। एटीपी क्या है जी? एटीपी है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी पैकेट। वो एनर्जी जो हम कहते हैं कि हमने खाना खाया है एंड नाउ वी आर फीलिंग एनर्जेटिक। अगर आप ऑक्सीजन अंदर ना लेके जाएं, कहते हैं ऑक्सीजन के बगैर डेथ हो जाती है। यार, जब खाना खा लिया तो फिर ऑक्सीजन की क्या जरूरत है? वही ऑक्सीजन की जरूरत है कि वो सेल में एब्जॉर्ब हो। सेल में एब्जॉर्ब होने के बाद जो डाइजेस्टेड फूड है ग्लूकोज, जो कि वो भी सेल में एब्जॉर्ब हो गया, उस डाइजेस्टेड फूड की मजीद ब्रेक डाउन करे, और उसकी मजीद ब्रेक डाउन करके उसको वाटर कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज करे, और फिर उस वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से एक्सक्रीट कर दे, क्योंकि वो तो वेस्ट है ना। ये वाटर बॉडी से किडनीज के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा लंग्स के थ्रू जैसे ही आप एक्सेल करते हैं वहां से निकाल दी जाती है। एंड यू ओनली नीड दिस एनर्जी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो हम कहते हैं कि वी have eaten something and now we are breathing and we are feeling energetic, बिकॉज ये एनर्जी पैकेट्स जो हैं ये आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में। सो ऑक्सीजन को सेलुलर लेवल तक पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को वहां से बाहर निकालना, मतलब ऑक्सीजन को सेल के अंदर पहुंचाना है और कार्बन डाइऑक्साइड को वहां से एक्सेल कराना है। ये चीज किसकी मदद से होती है? ये सर्कुलेटरी सिस्टम की मदद से होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम ही कहते हैं। जो किसकी मदद से होता है? जो इसके कंपोनेंट्स हैं, अब वो 3 कंपोनेंट्स में आपको लिख देते हैं। Circulatory system has 3 components. First one is heart. Second, blood vessels. सिस्टम कभी भी एक चीज से नहीं मिल के बनता, ये 2 या 2 से ज्यादा चीजों के मिलने से पूरा सिस्टम डेवलप होता है। और थर्ड चीज है ब्लड। मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम के बेसिक कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? इसमें हार्ट, ब्लड वेसल्स
और ब्लड का होना ज़रूरी है। इनसे रेलिवेंट जितनी भी इंफॉर्मेशन है पहले वो लिखते हैं आगे मूव करने से पहले। ठीक है जी। सबसे पहले आ जाते हैं हार्ट के ऊपर। हार्ट जो है, हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं, सबको पता है। इसके बारे में जो क्वेश्चन आपको पेपर में पूछा जाना है या अभी तक पूछा जा चुका है उसकी बात पहले कर लेते हैं। हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं। अपर चैम्बर को एट्रिया कहते हैं और लोअर चैम्बर को वेंट्रिकल्स कहते हैं। ये हम आगे जाकर देख लेंगे। एक फिस्ट के साइज का हार्ट होता है और जो हार्ट रेट है एडल्ट ह्यूमन बीइंग का, नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन बीइंग का हार्ट रेट जो है वो है 72 टाइम्स पर मिनट। एक मिनट में 72 टाइम्स दिल धड़कता है। ठीक है। अब आप इसको अगर सेकंड में कन्वर्ट करें तो किस तरह से करेंगे? हार्ट रेट पर सेकेंड, एक सेकेंड में दिल कितनी दफा धड़कता है? तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। इसको 72 को 60 से डिवाइड करें तो ये होगा 1.2 टाइम्स पर सेकेंड। एक सेकेंड में दिल जो है वो 1.2 टाइम्स धड़कता है, मतलब एक सेकेंड में एक से ज्यादा दफा दिल धड़कता है। 1.2 मतलब कोई 1.25 बन जाता है। देन आप क्या कहेंगे? हार्ट रेट वन बीट ऑफ हार्ट वन बीट ऑफ हार्ट टेक्स वन टाइम दिल धड़कता है एक सेकंड से कम टाइम में, और वो कितना टाइम होगा? वो होगा 0.8 सेकंड। अब इन तीनों चीजों को आप गौर से जरा देख लीजिए। एक मिनट में दिल धड़कना क्या है जी? वो है 72 डिवाइडेड बाय 60, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो वो आपके पास निकल आएगा 1.2 टाइम्स पर सेकेंड। मैं साथ टाइम्स भी लिख देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। सो 1.2 टाइम्स है हार्ट रेट पर सेकेंड और 1 टाइम है हार्ट रेट, एक दफा दिल धड़केगा कितने टाइम में? 0.8 सेकेंड्स में। एंड आई गेस आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया है। ठीक है। अच्छा जी, ये है हार्ट जो है। हार्ट क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये ब्लड को पुश करता है, ये पुश करता है ताकि वो ब्लड वेसल्स में मूव करे। तो हम क्या कहेंगे? पंपिंग ऑर्गन है, ये पंप करता है ब्लड को, तो दैट इज पंपिंग ऑर्गन। ठीक है जी। अब आ जाते हैं ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स को 3 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। ब्लड वेसल्स को 3 टाइप्स में डिवाइड कर लेते हैं। आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज को मैं रेड कलर का लिखती हूँ, इंटेंशनली रेड कलर का लिख रही हूँ बिकॉज आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड का कलर तो अभी आप पढ़ के आए हैं ना, नॉर्मल ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का कलर ब्लू होता है, और आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जिसकी वजह से इसका कलर जो है वो रेड होता है। सो आर्टरीज जो हैं वो कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है। इसकी दूसरी जो टाइप है ब्लड वेसल्स की, दैट इज वेन। वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है जी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और लास्ट टाइप आ जाती है कैपिलरीज की। कैपिलरीज के अंदर किस तरह का ब्लड होता है? कैपिलरीज जो हैं उनमें बोथ टाइप का ब्लड हो सकता है। कैपिलरीज कैरी बोथ टाइप ऑफ ब्लड, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। ठीक है जी। आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड, वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड और कैपिलरीज में बोथ टाइप का। बिकॉज वेन्स भी डिवाइड होकर कैपिलरीज में कन्वर्ट होती हैं। कैपिलरीज जो होती हैं 1 सेल थिक ब्लड वेसल्स होती हैं, 1 सेल थिक ब्लड वेसल्स। इनकी जो वॉल होती है वो एक सेल से मिलकर बनी हुई होती है, तो बहुत थिन सी वॉल होती है। इसमें से इजीली एक्सचेंज ऑफ ब्लड आउटसाइड एंड इनसाइड जो है
वो इट टेक्स प्लेस। ये हो गया। अच्छा, आर्टरीज और वेन्स के साथ एक चीज और लिख लीजिए, हर वो ब्लड वेसल्स which carries blood away from heart. Arteries carry blood away from heart always. हर वो ब्लड वेसल जो हार्ट से ऑपोजिट साइड पे, हार्ट से अवे ब्लड लेकर जाएगी, उसको आपने क्या कहना है, उसको आपने आर्टरी कहना है। ये भी एक की है, इसको याद रखने की। और जो टूवर्ड्स हार्ट ब्लड लेकर आएगी, उसको आपने वेन कहना है। ठीक है। कैपिलरीज तो सेल के पास होती हैं, हार्ट के पास तो होती है। Vein carries blood towards heart. Vein towards heart blood लेकर आती है, और जो कैपिलरी जो आर्टरी है वो अवे फ्रॉम हार्ट लेकर जाती है। ए से आर्टरी बनता है, ए से अवे बनता है, आपको याद रह जाएगा। लास्ट पे आ जाते हैं हम ब्लड। ब्लड के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं, जो पहले तो हम ब्लड पे पूरा एक चैप्टर पढ़ा करते थे जब बायो 80 मार्क्स की होती थी, लेकिन अभी जो है, अभी हम इतनी डिटेल में नहीं पढ़ते। सो अब हम ब्लड देखते हैं, ब्लड के अंदर कौन कौन से टाइप के चीज़ें मौजूद हैं। सबसे पहले इसमें मौजूद है रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स का लाइफ साइकिल होता है 120 डेज। Red blood cells take 120 days to generate new cells or to replicate themselves. Then आ जाते हैं WBC और white blood cells। अच्छा जी, इस ऑब्जेक्टिव को मैं आपके सामने क्लियर कर देती हूँ। वाइट ब्लड सेल्स के अंदर बहुत सारी टाइप्स होती हैं। पर्टिकुलर वो वाइट ब्लड सेल्स जो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, उनका लाइफ साइकिल होता है 72 आवर्स से लेकर 72 आवर्स, और यू कैन से 3 डेज बनते हैं जी, 3 डेज। ठीक है, ये है। लेकिन कुछ और भी बहुत सारी टाइप के ब्लड वेसल्स हैं। अगर वो उन्होंने आपको, मैं अब आपको बताती हूँ सवाल का जवाब आपने कैसे देना है। जो ब्रॉड कैटेगरी में अगर उसने सारे वाइट ब्लड सेल्स देखे, तो इनका लाइफ साइकिल वेरी करता है 3 to मोस्टली ये 5 दिन तक थोड़े स्टे कर ही जाते हैं। ठीक है, सो 5 to 21 डेज। अब सवाल का जवाब कैसे देना है, दोनों ही ऑप्शंस मौजूद होती हैं। अगर उसने, जिस बंदे ने पेपर बनाया, जो एग्जामिनर था, उसने अगर तो वाइट ब्लड सेल की एक खास टाइप को मद्देनजर रखते हुए पेपर बनाया, तो वो पता क्या लिखेगा, वो ऑप्शंस में लिखेगा 3 डेज, 5 डेज और 7 डेज। ठीक है, तो आपने 3 डेज वाला मार्क कर देना है। अगर वो आपको रेंज देगा 3 to 17 डेज, 5 to 21 डेज और 7 to 52 डेज, तो उसमें से आप 5 to 21 डेज वाला जो है वो मार्क करेंगे। ठीक है, देन आ जाते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का काम भी हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करना है। रेड ब्लड सेल का काम क्या है, रेड ब्लड सेल्स के अंदर क्योंकि हीमोग्लोबिन होती है, तो इट एब्जॉर्ब्स ऑक्सीजन। ये हो गया। इम्यूनिटी प्रोवाइड करना प्लेटलेट्स का काम है, और साथ ये ब्लड क्लॉटिंग में भी हेल्प करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। और बताइए, ब्लड के अंदर प्लाज्मा मौजूद होता है। प्लाज्मा का क्या मतलब होता है, व्हाट इज प्लाज्मा? प्लाज्मा आर आइंस जो हैं, आइंस है ना प्लाज्मा, प्लाज्मा आइंस हैं, और ये आपकी ब्लड पीएच डिटरमिन करते हैं। व्हाट इज पीएच? आपका ब्लड जो है, दैट वुड बी एसिडिक और बेसिक। अच्छा, ब्लड की पीएच कितनी होती है? ब्लड कभी भी एसिडिक नहीं हो सकता, बिकॉज अगर ब्लड एसिडिक हो जाएगा तो आपको रिएक्शन हो जाएगा। सो ब्लड की जो पीएच है 7.4 होती है, और ये सवाल भी बहुत ज़्यादा आता है जी। रफ़ान और फ़रा हबीबुन्निसा, आप सब लोगों ने सही जवाब दिया है। रफ़ान ने भी ठीक दिया जवाब, उन्होंने एग्जैक्ट बताया। ठीक है, ये पेपर में काफ़ी आता है। अच्छा, प्लाज्मा, वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट सॉरी, और वाटर।
water is 90% of blood and it determines osmotic balance of blood. मतलब ब्लड के अंदर कितना पानी होगा, ब्लड की तरफ सेल से निकल कर सॉल्ट्स आएंगे या ब्लड से सेल्स की तरफ सॉल्ट्स जाएंगे। ऑस्मोसिस होता है ना, मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टुवर्ड्स लोअर वाटर पोटेंशियल, कुछ इस तरह की बात होती है। ठीक है जी। ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ ब्लड, ये सारी चीजें ब्लड के अंदर मौजूद हैं। सो हमने क्या किया, हमने डिकोड कर लिया इस सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर कौन कौन सी मशीनरी जो है वो काम करेगी मिलकर। अब देखिए सिस्टम का पता किस तरह से बनता है, व्हेन मोर देन टू ऑर्गन्स वर्क सिस्टमैटिकली और कोऑपरेट विद ईच अदर टू परफॉर्म अ सिंगल फंक्शन। ठीक है, व्हेन टू और मोर देन टू ऑर्गन्स, मैं बता देती हूँ, टू और मोर देन टू ऑर्गन्स वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ सिंगल फंक्शन इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो इट डेवलप्स ह्यूमन बॉडी और इन एनी एरिया और डोमेन ऑफ आवर लाइफ। ठीक है जी। ऑस्मोसिस का मतलब ये है कि भाई जिधर पानी ज्यादा होगा ना, अगर ब्लड में पानी ज्यादा है तो सेल से निकल कर सॉल्ट्स पानी की तरफ आ जाएंगे, ब्लड की तरफ आ जाएंगे और देन आपकी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएंगे। अगर ब्लड के अंदर पानी कम है तो इट मीन्स के जो वाटर पोटेंशियल है ब्लड में लो है, लो होने की वजह से क्या है, सॉल्ट्स जो हैं ब्लड से सेल की तरफ जाएंगे। इसकी वजह से आपकी बॉडी जो है वो जैसे डिहाइड्रेटेड होती है और आपकी बॉडी में सेल्स में सॉल्ट्स जमा होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये अच्छी बात नहीं है। जब ब्लड में ज़्यादा पानी होगा तो सेल जो हैं उनसे सॉल्ट्स और वेस्ट निकल कर आसानी से ब्लड में मिक्स होंगे और वो पानी एक्सक्रीट हो जाता है ना हमारी बॉडी से थ्रू यूरिन, थ्रू किडनीज, किडनीज क्लीन करेंगी उसको। ठीक है, लोअर वाटर पोटेंशियल से हायर वाटर पोटेंशियल की तरफ मटेरियल्स मूव करते हैं। जिस साइड पे पानी कम होगा वहां से मटेरियल्स जो हैं वो ब्लड की तरफ मूव करेंगे अगर ब्लड में पानी ज्यादा हो, ब्लड में आ जाएंगे और ब्लड को फिर हम साफ कर लेंगे थ्रू किडनीज और फिर सही हो जाएगा काम। चलें जी आगे चलते हैं। तो अब हम सर्कुलेटरी सिस्टम ड्रॉ कर लेते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम ड्रॉ करने के लिए आपने क्या करना है, पेज के बिल्कुल सेंटर में एक बॉक्स ड्रॉ कर लेना है। आपको बहुत अच्छा सा आज हार्ट समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। और मैं कहती हूँ कि इस तरह इंसान को पढ़ना चाहिए कि फिर उसको ना कभी भूले ना। अच्छा हमारे ना सीएसएस में ये बड़ा पढ़ते हुए, क्योंकि इतना ज़्यादा हमने पढ़ना होता है, ये बहुत ज़्यादा मैंने प्रॉब्लम देखा है कि हमें ना चीज़ें भूल जाती हैं। हम ना आधे से दिल से पढ़ते हैं। मेरी अपना ये क्या था, शॉर्ट कमिंग होता है या वीकनेस थी कि हम ना पहले शुरू में ना आधे से दिल से पढ़ते हैं। हम कहते हैं नहीं इसको ना मैं बाद में सेकंड रिवीजन में परफेक्ट कर लूंगा। लेकिन मैंने अभी ये सीखा है कि जब आप एक दफा चीज पढ़े ना तो उसको एक दफा इतना अच्छा सा पढ़ लें कि यार मतलब आपको ना रिवीजन की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, आप कितनी उस पे हो जाए, रिवीजन ने भी तो टाइम ही लेना है ना, तो एक दफा टाइम लगा दो बजाय इसके कि हम बार बार एक चीज पे टाइम लगाएं। अच्छा जी, हार्ट के हैं 4 चैम्बर्स, अपर चैम्बर और लोअर चैम्बर। अब देखें, जो आपकी राइट साइड है ना वो स्क्रीन पे लेफ्ट साइड होगी। ठीक हो गया ना, मतलब आपके लेफ्ट साइड पे मैं राइट लिखूंगी क्योंकि वो उल्टा है ना, हमारे ऑपोजिट है। तो हमारे बिल्कुल ऑपोजिट साइड है अपनी। आप अभी बैठे हुए हैं, अभी एक सोफे पे बैठे हैं, जाकर ऑपोजिट साइड वाले सोफे पे बैठ जाएं तो आपकी राइट साइड लेफ्ट पे हो जाएगी, लेफ्ट साइड राइट पे हो जाएगी। तो मैं इसलिए इसको लिख रही हूँ राइट एट्रियम। ये देखें लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने राइट लिखा है और यहाँ पे राइट वेंट्रिकल। मैंने आपको यही कहा था ना, लोअर चैम्बर्स को मैं वेंट्रिकल, मैंने मतलब उनका नाम रखा हुआ है। लोअर चैम्बर्स को हम वेंट्रिकल कहते हैं और अपर चैम्बर्स को हम एट्रियम कहते हैं। यहाँ पे अपने राइट हैंड साइड पे हम लेफ्ट लिख, पहले हम डायग्राम बना लेते हैं, इसको मार्क कर लेते हैं एंड देन फिर मैं आपको पढ़ाऊंगी और ये हमारा कोई 10 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल,
काफी टाइम के बाद हमारी क्लास हो रही है। जी सुभान, काफी टाइम ही हो गया है। तो सब जल्दी जल्दी करते हैं, इस वीक में सिलेबस खत्म करते हैं यार ईद से पहले, ताकि आप लोग को टेस्ट वेस्ट भी दें। जहाँ मैं रेड कलर बनाऊंगी तो वहां से आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। जहाँ ब्लू कलर से ड्रॉ करूंगी आपको आइडिया होगा कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, बिकॉज वेन्स जो हैं वो ब्लू कलर में होती हैं और आर्टरीज जो हैं वो रेड कलर में होती हैं। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसमें, तो इट मीन्स ये कैपिलरीज हैं जो वेन से आगे डिवाइड हुई थी, और ये फिर सारी की सारी एक बड़ी वेन के अंदर इकट्ठी हो रही हैं। सब कुछ लेबल करवाऊंगी, सब कुछ 2-3 दफ़ा रिपीट कर दूंगी, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए और समझ आ जाए। और इतना आसान हार्ट आपने कभी भी नहीं पढ़ा होगा जितना हम आज इजीली इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। आई होप सो। जी अगर बना लिया तो मैं स्टार्ट करूं पढ़ाना, क्योंकि मैंने साथ साथ बोलना है। अब पागलों की तरह, बच्चों की तरह नोट करना शुरू नहीं कर देना, ठीक है? अच्छा जी, नोट करने का मतलब ये है कि जो मैं बोलूँगी वो नहीं कर देना। अच्छा जी, एट्रियम का मतलब है अपर चैम्बर्स ऑफ हार्ट, और वेंट्रिकल का मतलब है लोअर चैम्बर्स ऑफ हार्ट, ठीक है जी। ऊपर 4 खाने होते हैं ना, ऊपर वाली मंजिल का नाम है एट्रियम और नीचे वाली मंजिल का नाम है वेंट्रिकल। ऊपर भी 2 बेडरूम है, नीचे भी 2 बेडरूम है, ठीक है जी। अब मैं स्टार्ट करने लगी हूँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो साथ साथ इसको जो है मैं मार्क भी करती जाती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं डीऑक्सी ब्लड। Deoxygenated blood is collected from all veins of our body and is poured into वेना केवा, द लार्जेस्ट वेन ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। अब इसको साथ साथ मार्क कर लो, फिर अच्छे से तरीके से बोल। ये जो है ये लार्जेस्ट वेन ऑफ आवर बॉडी है वेना केवा। सारी की सारी वेन्स आकर इसमें गिरती हैं। जी, सुपीरियर वेना केवा आपकी अपर बॉडी से ब्लड लेकर आती है, और इन्फीरियर वेना केवा जो है आपकी लोअर बॉडी से ब्लड कलेक्ट करके लाती है, ठीक है। अब स्टार्ट करने लगी हूँ जी टॉपिक। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कलेक्टेड थ्रू लार्जेस्ट वेन ऑफ आवर बॉडी known as vena cava and is poured into right atrium of heart. Deoxygenated blood is collected through
largest vein of our body known as vena cava and is poured into right atrium of heart. So blood जो है वो सबसे पहले किस में आता है? right atrium में. ठीक है जी. Then right atrium contracts. Then right atrium contracts and blood is poured into right ventricle. अब जब राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है और ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाने लगता है तो इट पासिस थ्रू ट्राइकस्पिड वॉल्व्स. यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल्व होते हैं, 3 फ्लैप्स होते हैं और यू कैन से 3 गेट्स होते हैं जिनमें से ब्लड पास करता है और पास करने के बाद ये नीचे वाले चैम्बर में आ जाता है जिसको हम राइट वेंट्रिकल कहते हैं. ठीक है. और ये जो हैं ये वॉल्व्स जो हैं ये वन वे फ्लो ऑफ ब्लड को इंश्योर करते हैं. ये मेक श्योर करते हैं कि यहाँ से ब्लड एक दफ़ा नीचे की तरफ आए तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो राइट वेंट्रिकल तो ब्लड वापस ना जाए. तो वन वे फ्लो ऑफ ब्लड इज इंश्योर्ड थ्रू ट्राइकस्पिड वॉल्व. अब हम इसको लेबल कर लेते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व को. जी क्या था? Deoxygenated blood is collected through vena cava, the largest vein of our body, of human body, and is poured into right atrium. Right atrium contracts and blood passes through tricuspid valve and is poured into right ventricle. Then right ventricle contracts. Then right ventricle contracts and blood moves away from heart. अब ये अवे हार्ट से मूव कर रहा है और जाएगा किसके थ्रू? ब्लड मूव्स अवे फ्रॉम हार्ट टूवर्ड्स लंग्स थ्रू. अब इसका नाम बताइए. ब्लड तो इसमें डीऑक्सीजनेटेड है अभी तक. ठीक है. पल्मोनरी वेन नहीं होगा. ब्लड तो इसमें डीऑक्सीजनेटेड है अभी तक और लेकिन ये ब्लड उसको हम आर्टरी कहेंगे. सो टेक्निकली ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन इसका नाम हो जाएगा आर्टरी. और ये क्योंकि लंग्स की तरफ लेकर जा रही है तो लंग्स की तरफ ले जाने की वजह से हम इसको क्या कहेंगे? हम इसको पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं. तो ये क्या है जी? ये देखिए ये ओनली आर्टरी है इन ह्यूमन बॉडी whose name is artery but it carries deoxygenated blood. Pulmonary artery is the only artery which carries deoxygenated blood. इसके ऊपर यहाँ पे स्टार लगाना पड़ेगा और ये सिर्फ और सिर्फ वाहिद वो आर्टरी है जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. इसका नाम पल्मोनरी आर्टरी सिर्फ और सिर्फ इस वजह से है क्योंकि ये ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन जो है ये ब्लड को अवे हार्ट से लेकर जा रही है, इस वजह से इसको आर्टरी कह दिया. यहाँ पे आके ब्लड लंग्स के अंदर आकर इसमें क्या ऐड होगा? लंग्स के अंदर आकर इसमें ऑक्सीजन ऐड होगा. जैसे ही ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा तो अब आप मुझे बताइए कि अब ब्लड का कलर क्या हो जाएगा? ब्लड का कलर हो जाएगा रेड. और जो रेड कलर का ब्लड है अब वो किधर मूव करेगा? वो मूव करेगा लेफ्ट एट्रियम की तरफ. मतलब हमें ये पता लगा कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है एग्जैक्टली एओर्टिक वॉल्व आगे आके आता है, वो एओर्टा के अंदर होता है. अच्छा जी, लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा तो लेफ्ट एट्रियम में आ गया. अब लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट साइड पे हार्ट के ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. ठीक है. तो दोनों चीज़ें यहाँ पे आप नोट कर लीजिए कि यहाँ पे भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और यहाँ पे भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है. ऑपोजिट साइड पे लिख लीजिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. अगर आपको ये सवाल आए कि हार्ट के किस साइड पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और किस साइड पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है तो आपने ये नोट कर लिया. ठीक है. क्या है जी? राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम. लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है और ब्लड किस में से पास करता है? ब्लड पास करता है थ्रू बाइकस्पिड वॉल्व. अब यहाँ पे 2 फ्लैप्स वाले जो हैं वो गेट्स होंगे. 2 फ्लैप्स होंगे जो
ब्लड को अलाउ करेंगे कि वो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ चले जाएं। ठीक है, तो हम इसको भी लेबल कर लेते हैं। ये क्या है हमारा बाइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, ब्लड में ऑक्सीजन ऐड करा लाए। अब ऑक्सीजन को किधर पहुंचाना है, अब ब्लड को किधर पहुंचाना है? अब ब्लड को ऑब्वियसली आपने बॉडी की तरफ ही पहुंचाना है ना। ठीक है, तो ये लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ब्लड पासिस थ्रू bicuspid valve and is poured into left ventricle. Then left ventricle contracts and blood moves away from heart through largest artery of human body known as aorta. ठीक है, एरो का निशान लगा दीजिए। और आर्टरीज आगे जाके किस में डिवाइड हो जाती हैं? छोटी आर्टरीज में। और छोटी आर्टरीज किस में डिवाइड हो जाती हैं? कैपिलरीज में। और ब्लड जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमने इकट्ठा किया था बॉडी से, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हम किसको प्रोवाइड कर रहे हैं? हम प्रोवाइड कर रहे हैं सारी की सारी बॉडी। ठीक है, ये था। मैं रिपीट करने लगी हूँ, नोट कर लीजिएगा। उससे पहले एओर्टा को मार्क कर देती हैं। Largest vein of our body known as vena cava and is poured into right atrium of heart. Right atrium contracts and blood passes through tricuspid valve to ensure smooth one-way traffic of blood, and blood is poured into right ventricle. Then right ventricle contracts and blood passes through nothing, and blood moves through pulmonary artery towards lungs. It is named as pulmonary artery on the basis of direction, because it is carrying blood away from heart. ठीक है, so only on the basis of direction it is named as artery, and it is carrying blood towards lungs. That's why we are calling it pulmonary. On the opposite side, after adding oxygen from lungs, मैं तो बहुत ज़्यादा ज़ोर से बोल रही हूँ यार, ये इतना मसला है लैपटॉप में तो नहीं कोई प्रॉब्लम। मैं तो इतना ही ऊंचा बोलती होती हूँ। आप लोग अपने वॉल्यूम कीजिए या अपने हेडफोन यूज़ कीजिए, हैंड्स फ्री यूज़ करें, उससे सही हो। थ्रू पल्मनरी वेन। अब देखें, ये वो वाहिद वेन है हमारी बॉडी में। 99% ऑफ वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. Pulmonary vein is the only vein which carries oxygenated blood. सब में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, सिर्फ और सिर्फ इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो ये 99 जो % हमारी आर्टरीज हैं उनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, पल्मनरी आर्टरी में डीऑक्सी होता है। ये जो है वेन सिर्फ एक वाहिद वो वेन है कि जिसमें पल्मनरी वेन होता है। ठीक है, तो क्या है? आफ्टर एडिंग ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स, ब्लड मूव्स थ्रू पल्मनरी वेन टूवर्ड्स लेफ्ट एट्रियम ऑफ आवर हार्ट। ठीक है, सो लेफ्ट साइड में लेफ्ट एट्रियम में पल्मनरी वेन के थ्रू आएगा, ये याद रखना है, और पल्मनरी आर्टरी के थ्रू राइट वेंट्रिकल से बाहर निकला था। ठीक है, देन लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ब्लड पासिस थ्रू बाइकस्पिड वॉल्व और मिट्रल वॉल्व and is poured into left ventricle. When left ventricle contracts, blood moves towards body through aorta, largest artery of our body.
एओर्टा के अंदर डिफरेंट जगहों पे जो है वो पल्सेस भी लगे हुए होते हैं, वॉल्व भी होते हैं, ठीक है। पल्सेस क्यों होते हैं? ताकि उसको पीछे से प्रेशर मिले, प्रेशर मिलेगा तो वो आगे पूरी की पूरी बॉडी में स्प्रेड होगा। वेना केवा को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। इंफीरियर वेना केवा कलेक्ट्स ब्लड फ्रॉम लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, जो हार्ट से नीचे वाला बॉडी है। जो हार्ट से ऊपर वाली बॉडी है, वहां से जो ब्लड कलेक्ट होता है वो सुपीरियर वेना केवा के थ्रू होता है। दैट्स ऑल अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम। अभी आपको क्लियर हो गया है तो मैं आपको ब्लड प्रेशर के बारे में बात बताती हूँ और फिर हम आगे चलते हैं। जी जो ब्लड के अंदर जो क्या होता है, सुराख होता है ना, वो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम की वॉल्व के बीच में सुराख हो सकता है, जिसमें जिसकी वजह से ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो क्या हो जाता है, वो मिक्स हो जाता है। ठीक है, तो वो कहते होते हैं एट्रियल वॉल के बीच में जो है वो सुराख होता है, बाकी किसी चीज के बीच में नहीं होता। सो यहाँ पे करके होता है, जो कहते हैं ना इसके दिल में सुराख है, तो वो यहाँ पे ब्लू बेबीज हो जाते हैं बेचारों का, बिकॉज ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे मिक्स हो जाता है। तो वो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में होता है। यहाँ पे आइए, राइट वेंट्रिकल ब्लड को पुश करेगा बाहर की तरफ, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ ब्लड जाएगा आपके लंग्स की तरफ थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। जब लेफ्ट वेंट्रिकल बॉडी में ब्लड को पुश करता है तो उसको पीछे से एक फोर्स लगती है। जब वो फोर्स लगती है, फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर हमें ऑन द वॉल, ऑन द वॉल्स ऑफ, वॉल नहीं होती दीवारें, ऑन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स जो हैं वो फील होती हैं, और वो आर्टरीज की वॉल्स पे फील होती हैं। सबसे पहली बात तो अगर आपको पूछा जाए ब्लड प्रेशर कहाँ पे मेजर होता है, तो ब्लड प्रेशर इज ऑलवेज मेजर्ड ऑन आर्टरी, मेजर्ड इन आर्टरीज। ठीक है जी। अच्छा, अब जो ब्लड प्रेशर है, आपने देखा होगा ब्लड प्रेशर की एक अपर लिमिट भी होती है और एक लोअर लिमिट भी होती है। उसका क्या मतलब होता है? ब्लड प्रेशर हम कहते हैं 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से लेकर 120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी उसकी हायर लिमिट होती है, यहाँ तक जो है वो वेरी करता है। ठीक है, मर्करी स्मॉल जी होता है, एच जी इस तरह होता है ना, ये ठीक है। अब ये इसका क्या मतलब है, 80 मिलीमीटर मर्करी ब्लड प्रेशर कब आता है और 120 मिलीमीटर मर्करी कब आता है? आपके सामने जो डायग्राम है आपकी, उसी से साइड पे कहीं लिखिए और नोट कीजिए। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ब्लड को पीछे से पुश करते हैं, पुश करते हैं तो मैक्सिमम किसी चीज को धक्का लगता है, वो आगे जाके जोर से वॉल्स ऑफ कैपिलरीज के साथ टकराती है, तो वो जो ब्लड प्रेशर की वैल्यू आती है वो 120 मिलीमीटर आती है, जो कि मैक्सिमम है। एंड यू कैन डिफाइन इट एज वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। वेंट्रिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो दे विल पुश blood towards the walls of arteries, and we will measure that blood pressure as 120 millimeter mercury। इसको ventricular contraction कहते हैं, और you can call it systole, systolic blood pressure और systole। जब ventricles contract करते हैं we call it systole and it is measured as 120 millimeter mercury। अच्छा जी, उसके बाद जब बिल्कुल लोअर वैल्यू आती है तो उस टाइम वेंट्रिकल्स रिलैक्स कर रहे होते हैं, वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन, दोनों साइड के वेंट्रिकल्स। में दोबारा डायग्राम पे जाऊंगी और एक चीज़ एक्सप्लेन करूंगी, अभी बस एक दफ़ा लिख लें। वेंट्रिकल्स जब रिलैक्स करते हैं तो थोड़ा सा बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड होता है, ब्लड वापस जो है, जैसे आप टैप खोलते हैं तो पाइप में से पानी बाहर की तरफ मूव करता है, टैप जैसे ही बंद करते हैं तो पानी वापस
पाइप में से ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो वो लोअर वैल्यू आती है, ब्लड का प्रेशर कम हो जाता है, वेंट्रिकल्स पीछे से फोर्स नहीं अप्लाई कर रहे होते ब्लड पे, तो वो रीडिंग हमारे पास क्या आती है, 80 मिलीमीटर आती है, ठीक है जी। So 120 millimeter mercury and 80 millimeter mercury are upper and lower limit of blood pressure, known as ventricular contraction and ventricular relaxation, ठीक है। अब आपको एक सवाल पूछा जाए, अगर आपको कहा जाए कि व्हाट इज कंप्लीट हार्ट बीट, ठीक है जी। कंप्लीट हार्ट बीट की डेफिनेशन क्या होगी? कंप्लीट हार्ट बीट, वन कंप्लीट हार्ट बीट कंसिस्ट्स ऑफ वन सिस्टोल प्लस वन डायस्टोल, मतलब वेंट्रिकुलर डायस्टोल, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ठीक है। मैं आपको लिख के देती हूँ, एक सेकेंड। हार्ट बीट, वन हार्ट बीट को डिफाइन करने के बहुत से तरीकेकार हैं। आप इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, मतलब मैं दोबारा ही लिख देती हूँ, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन प्लस वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन, और इसकी वजह से जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसको लब डब कहते हैं। वन हार्ट बीट से जो साउंड प्रोड्यूस होती है, कॉन्ट्रैक्शन से जो साउंड प्रोड्यूस होती है, दैट इज कॉल्ड लब, और दूसरी साउंड है डब, वो जो दिल के धड़कन की आपको आवाज आती है वो ये है, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं आपको पूछूं कि सिस्टोल कितने सेकंड में कंप्लीट होता है और डायस्टोल कितने सेकंड में कंप्लीट होता है? हाफ हार्ट बीट सिस्टोल है और हाफ हार्ट बीट आपका डायस्ट्रैक्शन, और 0.4 सेकंड्स में ये रिलैक्सेशन गुजरती है, ठीक है। अगर आपको कोई एमसीक्यूज में डायग्राम बना के ए और बी मार्क किया गया हुआ और उसमें पूछा सिस्टोल कौन सा है, तो ये सिस्टोल है, और डायस्टोल कौन सा है, तो ये डायस्टोल है, जिसमें वो रिलैक्स करता है, ठीक है। इधर आइए, अब होता पता क्या है, दोनों राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम दोनों रिलैक्स करते हैं एट द सेम टाइम टू गेट फिल्ड बाय ऑक्सीजनेटेड एज वेल एज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब गौर से सुनिएगा, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम both relax to receive deoxygenated blood through vena cava and oxygenated blood through pulmonary vein. वेना केवा और पल्मनरी वेन दोनों टूवर्ड्स हार्ट एट द सेम टाइम डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती हैं। देन राइट एंड लेफ्ट एट्रियम both contract and blood passes through tricuspid and bicuspid valves at the same time, ठीक है जी। blood is poured into right ventricle and left ventricle, then both ventricles contract and blood moves towards lungs through pulmonary artery and towards body. Deoxygenated blood moves towards lungs through pulmonary artery and oxygenated blood moves towards body through aorta, ठीक है। तो when ventricles contract, we listen a sound lub, and then when they relax, they are receiving or they are filled by blood. जब वो रिलैक्स होते हैं ना, तो ये ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व से गुजर के ब्लड जो है इनके अंदर पोर्ड हो रहा होता है, उसकी आवाज डब आती है। वो एम्प्टी होता है ना, उसके अंदर ब्लड गिरता है तो डब की आवाज आती है, ठीक है। और जब वो पुश करता है ब्लड को टूवर्ड्स द वॉल्स ऑफ आर्टरीज, तो हमें लब की साउंड सुनाई देती है, ठीक है जी। सो ब्लड प्रेशर अभी आपने ये देख लिया। राइट और राइट साइड ऑफ हार्ट और लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट सेम टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। जब ये रिलैक्स करते हैं तो अपर साइड हार्ट की इस तरह से खुली हुई होती है और नीचे वाली साइड कॉन्ट्रैक्ट होकर इस तरह से होती है, ठीक है। देन फिर अपर साइड जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट होकर, और ये लोअर साइड जो है रिलैक्स होती है, ओपन हो जाती है, तो हार्ट स्ट्रॉन्ग,
ये जो आपको हार्ट की डायग्राम दिखाई जाती है ना, इट डिपेंड्स ऑन इट्स कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन। ठीक है, क्लियर हुआ? ऐसा ही डायग्राम बनाना है और आपने नीचे 5 to 3 लाइंस के अंदर ये एक्सप्लेनेशन लिखनी है कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कौन सा रिलैक्स हो रहा है, कौन सा लार्जेस्ट वेन ऑफ आवर बॉडी है, कौन सा लार्जेस्ट आर्टरी है। ठीक है ना, सही हो गया जी। एग्जाम बिल्कुल ऐसे ही बनाएंगे क्योंकि 5 मार्क्स का है, हमने तो इस पर बहुत टाइम लगा दिया, लेकिन इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, लेकिन चले कोई बात नहीं। इसको नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कराती हूँ, स्टार्ट करा के फिर हम नमाज की ब्रेक ले लेंगे और आकर उसको कंप्लीट कर लेंगे, बिकॉज अगर अभी ना कराया ना, क्योंकि आर्टरीज हमारी जो है ना वो तंग हो जाती हैं, उसके अंदर फैट जम जाता है तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा फील होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम, उसी तरह सारे सिस्टम्स को डायनामिक्स पढ़ाने के एक ही तरह के मैंने डिज़ाइन कर दिए, ताकि ना आप लोगों के लिए आसान हो जाए उसको कंपेयर करना और उसको याद रखना कि भाई इसके क्या कंपोनेंट है, ये मिलके क्या करते हैं और ये मिलके क्या करते हैं। सबसे पहले एक कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन कर लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। डाइजेस्टिव सिस्टम की डेफिनेशन क्या है? कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल भी होता है गुड फैट बैड फैट। ठीक है यार, क्या आप, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? ब्लड के फैट ही होता है, एक टाइप का फैट, फैटी एसिड। अच्छा जी, डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम की क्या डेफिनेशन है? डाइजेस्टिव सिस्टम इज अ सिस्टम थ्रू थ्रू विच, अगर आप पिछले वाले डायग्राम पे जाएं तो आप ये बात मानते हैं ना कि यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज ही हुआ है, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से निकाली है और ऑक्सीजन ब्लड में ऐड की है, और सर्कुलेटरी सिस्टम का कोई बेसिक, और ये क्या कर रहा था सर्कुलेटरी सिस्टम? असल में ब्लड को डायरेक्ट कर रहा था, डायरेक्शन दे रहा था, पहले बॉडी से कलेक्ट करके हार्ट की तरफ लेकर गया, वहां से लंग्स की तरफ लेकर गया, ऑक्सीजन ऐड करा के फिर ब्लड में ले आया और फिर बॉडी को दे दिया। ठीक है जी, डाइजेस्टिव सिस्टम इज अ सिस्टम थ्रू विच complex molecules of food, कौन सा फूड, जो फूड आप खाते हैं उसको हम ingested food कहते हैं। complex molecules of food, digestive system is a system through which complex molecules of food are broken down into smaller molecules अब ये डाइजेशन हो गई यार, ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, और कितने स्मॉलर मॉलिक्यूल्स? through which complex molecules of ingested food are broken down into smaller molecules that are capable of cellular absorption। इतना छोटा उनको तकसीम कर देना है, छोटे 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 उसमें, कि वो सेल में एब्जॉर्ब हो जाए। सेल में एब्जॉर्ब कौन सी चीज होती है? लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बताया था सेल के अंदर कौन सी फॉर्म में होता है जी फूड एब्जॉर्ब। ठीक है, देन उसके बाद एसोफेगस से गुजरता हुआ फूड पहुंच जाता है सेकंड इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम में, दैट इज स्टमक। स्टमक के अंदर विच पार्ट ऑफ फूड की डाइजेशन स्टार्ट होगी? दैट इज प्रोटीन। ठीक है, उसके बाद फूड मूव करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ, और स्मॉल इंटेस्टाइन में आप देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ मूव करेगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन में किस कंपोनेंट ऑफ फूड की डाइजेशन होगी? इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है बहुत सारी जगहों से हेल्प शेल्प लेकर किसको डाइजेस्ट करेगा? फैट्स को डाइजेस्ट करेगा। मैंने जब आपको पहले ही डिकोड कर दिया ना तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी आगे पढ़ने के लिए। एक तो यहाँ पे फैट्स की डाइजेशन स्टार्ट होनी है, और जो पीछे इतना हम खिलारा मचा के आए हुए हैं सबकी डाइजेशन हमने स्टार्ट करा दी, कार्बोहाइड्रेट्स की भी, प्रोटीन्स की भी और फैट्स की भी। तो अब हमें डाइजेशन कंप्लीशन भी करानी है, तो डाइजेशन कंप्लीशन भी यहीं पे होती है। डाइजेशन कंप्लीशन मतलब कार्ब्स, प्रोटीन्स और फैट्स जिनकी डाइजेशन हमने स्टार्ट कराई थी वो अब यहाँ पे कंप्लीट होगी, एक बात। और दूसरी बात ये कि एब्जॉर्प्शन इनटू ब्लड स्ट्रीम, अब यहाँ पे एब्जॉर्ब होना है ये ब्लड, ये फूड जो आप खा रहे थे डाइजेस्ट भी कर लिया,
अब इसको एब्जॉर्प्शन होगा ना, एब्जॉर्प्शन इनटू ब्लड स्ट्रीम, ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। जब लार्ज इंटेस्टाइन पे फूड पहुंचता है तो 99% इट इज कन्वर्टेड इनटू वेस्ट, वेस्ट में कन्वर्ट हो चुका होता है। 1% अगर इसमें कोई न्यूट्रिएंट हो तो उसकी रीअब्जॉर्प्शन के लिए इसको इतना लंबा जो पाथ है वो घुमाया जाता है, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में वेस्ट होता है लेकिन वाटर और कुछ सॉल्ट्स की रीअब्जॉर्प्शन के लिए इसको इतना लंबा पाथ घुमाया जाता है। लास्ट पार्ट इज रेक्टम। फिफ्थ पार्ट, मैंने 5 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया, बेसिक मोटे मोटे जो पार्ट्स हैं। रेक्टम जहाँ पे वेस्ट स्टोरेज होता है फॉर सम टाइम बिफोर इट इज एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द बॉडी। अब अगर आपको डाइजेशन पूछ लिया जाए कि डाइजेशन किसको कहते हैं, तो आपने डेफिनेशन सेम ही कॉपी कर देनी है, बस इसमें प्रोसेस लिख देना है। प्रोसेस थ्रू विच, या प्रोसेस ऑफ breaking down of complex molecules of food into smaller molecules capable of cellular absorption is known as digestion. Digestion has two types. First one is mechanical digestion. Mechanical digestion में क्या होता है? Mechanical digestion टंग और टीथ की मदद से होती है, च्यूइंग और स्टमक की वजह से भी होती है, च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग, चबाना फूड को और उसको ग्राइंड करना। दूसरा आ जाता है केमिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन में केमिकल ब्रेकडाउन होती है, उसमें छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करना है और इसमें केमिकल ब्रेकडाउन होगी। केमिकल ब्रेकडाउन का मतलब होता है कि आप उसकी केमिकल कंपोजिशन फार्मूला ही चेंज कर दें। केमिकल ब्रेकडाउन विद द हेल्प ऑफ और द एक्शन ऑफ enzymes. Chemical breakdown with the help of enzymes. Mechanical digestion and chemical digestion. Digestion has two types. और chemical digestion हमारी oral cavity और mouth से start हो जाती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी माउथ और oral cavity में भी बहुत सारे enzymes मौजूद होते हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं और जो हमने पढ़ना है वो हम देखते हैं किधर पढ़ा हुआ है। स्क्रीन चेंज कर दूं? मेरे ख्याल से तो लिख लिया होगा। ठीक है, इसके ऊपर ये इस डायग्राम को मैंने क्यों लिया, इसको लेने की वजह ये थी बिकॉज इसमें जो कंपोनेंट्स हैं एक तो वो रिलेटिवली सिंपल वे में अरेंज कह रही हूँ, लेबल किए हुए हैं और बस वही वाले लेबल किए हुए हैं जिनकी हमें ज़रूरत है, इररेलेवेंट जो डिटेल्स हैं वो नहीं है। ठीक है, तो मैं उसके लिए अब ये स्क्रीन को क्लियर कर लेती हूँ। आप मुझे ये बताइए कि अजान हो चुकी है? अगर अजान हो चुकी है तो हम ब्रेक लेते हैं और आफ्टर ब्रेक जो है हम इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं और देन फिर आज हम एंड वाला किडनी वाला पढ़ लेंगे।
अच्छा फिर शुरू कर दूं? ठीक है जी, ब्रेक ले लेते हैं फिर। जी ठीक है जी, 7:45 पे दोबारा स्टार्ट करते हैं या 7:40 पे? ठीक है जी, ब्रेक ले लीजिए, वापस आते हैं तो फिर इंशाल्लाह पढ़ते हैं। ठीक है, थैंक यू। हीट हो जाए। बोलस जो है अपना डाउनवर्ड्स जर्नी थ्रू एसोफेगस स्टार्ट करता है टूवर्ड्स स्टमक। ठीक है, इस डाउनवर्ड जर्नी को जब ये एसोफेगस के थ्रू मूव कर रहा होता है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पेरिस्टॉल्सिस। पेरिस्टॉल्सिस क्या है? डाउनवर्ड जर्नी ऑफ बोलस और फूड थ्रू एसोफेगस। पेरिस्टॉल्सिस एंटायर हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसके थ्रू जो फूड मूव करता है, ये पेरिस्टॉल्टिक मूवमेंट्स की वजह से मूव करता है। ठीक है, सो विद द हेल्प ऑफ, इसको हम थोड़ा सा बहुत ही गंदा हो गया, इसको साफ सुथरा कर लेते हैं। विद द हेल्प ऑफ पेरिस्टॉल्सिस फूड मूव्स थ्रू एंटायर एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ठीक है जी, अब फूड हमारा पहुंच जाएगा स्टमक में। सो हम स्टमक के इर्द गिर्द ये देखें, जिस जिसको मैं पढ़ाती जा रही हूँ उसको हम बॉक्स में कन्वर्ट करते जा रहे हैं। तो जब फूड हमारा स्टमक में आ जाएगा, तो अब हम सेकंड नंबर पे हमारा जो कंपोनेंट था दैट वाज स्टमक। स्टमक के अंदर क्या क्या होता है वो अब हम इधर साइड पे लिख लेते हैं। पेरिस्टॉल्सिस में कहीं और लिखूंगी, अभी ना मुझे इधर स्टमक लिख लेने दें। स्टमक इज सेकंड पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। स्टमक के अंदर तीन चीजें होंगी।
सबसे पहले स्टमक की वॉल के साथ एक प्रोटेक्टिव लाइनिंग होती है, उस प्रोटेक्टिव लाइनिंग को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं म्यूकस, म्यूकस लाइनिंग। म्यूकस लाइनिंग का क्या काम है? म्यूकस लाइनिंग का काम है इट प्रोटेक्ट्स वॉल्स ऑफ स्टमक। ये वॉल्स ऑफ स्टमक को प्रोटेक्ट करती है म्यूकस लाइनिंग। सेकंड हमारा क्या होता है? स्टमक के अंदर होता है कॉन्सेंट्रेटेड HCl। HCl क्या है? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और ये कॉन्सेंट्रेटेड है। कॉन्सेंट्रेटेड को बस इस तरह ही लिख रही हूँ। और ये क्या करता है? ये करता है, किल करता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, ये किल करता है जर्म्स को, और क्या करता है? और ये पीएच मेंटेन करता है, पीएच मेंटेनेंस इसका काम है। ठीक है जी। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो तो किल करेगा जर्म्स को, और क्या करेगा? पीएच मेंटेन करेगा। पीएच मेंटेन करेगा टू एक्टिवेट प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम क्या है? पेप्सिन है। पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, जिसके लिए सारा इन्वायरमेंट जो है वो प्रिपेयर कर दिया गया है। प्रोटीन डाइजेशन यहाँ से स्टमक से स्टार्ट होनी थी। प्रोटीन, गोश्त भी प्रोटीन ही होता है। तो पेप्सिन को ये तमीज नहीं होती कि ये आपके स्टमक का किचन यूनिट डीप है या ये आपने बाहर से खाया हुआ बारबेक्यू है। तो वो तो जब जहां उसको गोश्त नजर आएगा वो उसको डाइजेस्ट करेगा। सो टू प्रोटेक्ट द टू प्रोटेक्ट द वॉल्स ऑफ स्टमक फ्रॉम पेप्सिन्स एक्शन, म्यूकस लाइनिंग इज देयर। ठीक है। HCl बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, ऐसा तेजाब अगर हमारे वैसे स्किन के ऊपर गिराया जाए तो वो जल जाए, उससे भी म्यूकस लाइनिंग हमें प्रोटेक्ट करती है। अगर किसी भी तरह म्यूकस लाइनिंग की ब्रेकडाउन हो जाए तो इस ब्रेकडाउन की वजह से क्या होता है? अगर म्यूकस लाइनिंग की ब्रेकडाउन हो जाए तो इस ब्रेकडाउन की वजह से क्या होता है? इस ब्रेकडाउन की वजह से जो HCl और पेप्सिन है, ये आपकी स्टमक की वॉल्स के ऊपर एक्ट करना शुरू कर देते हैं और आपको अल्सर हो जाता है, और अल्सर की वजह से आहिस्ता आहिस्ता आपके स्टमक में एक पूरा सुराख भी बन सकता है। ठीक है। विच लीड्स टू कैंसर एज वेल। जी जी हमजा फरा बिल्कुल सही है। ठीक है जी। तो म्यूकस जो है वो प्रोटेक्ट करती है HCl और पेप्सिन से। HCl एक तो किल करता है फूड के अंदर जितने जर्म्स होते हैं उनको, और दूसरा ये पेप्सिन के लिए एसिडिक इन्वायरमेंट जो है वो मेंटेन करता है, बिकॉज एंजाइम्स ऑलवेज गेट एक्टिव और एक्टिवेट। एंजाइम्स जो हैं वो काम किसके बीच में करते हैं? हाईली एसिडिक, हाईली एसिडिक लिख लीजिएगा, हाईली एसिडिक और हाईली बेसिक इन्वायरमेंट। न्यूट्रल इन्वायरमेंट में ये काम नहीं करते। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फूड, जो स्टमक के अंदर जो फूड मौजूद होता है उस फूड को क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं काइम। उसी फूड का नाम जिसको हम पहले बोलस कह रहे थे, जब इसके अंदर ये सारी चीजें मिक्स हो गई, नाउ वी आर कॉलिंग इट एज काइम। ठीक है जी, काइम चाइम जो भी है, जो आपने कहना है कह लें। थर्ड जो पार्ट है, थर्ड इम्पोर्टेंट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन। अच्छा, हाँ जी, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन हमारा किधर है? स्मॉल इंटेस्टाइन जस्ट एक ये येलो कलर का पार्ट है। ठीक है, ये येलो कलर का पार्ट है, और इस पार्ट को आपने, मैं ना आपको भी ये ड्रॉ करके भी दिखाती हूँ बाद में, जरा यहाँ से पकड़ोगे। ये स्मॉल सा पार्ट है, और इस पार्ट के अंदर क्या है? जस्ट ये बाकी जगहों से हेल्प लेगा। ये जस्ट एक जगह है जहाँ पे ये बहुत एक लंबा सा रास्ता है, ट्रैक्ट है, जहाँ पे मैक्सिमम टाइम के लिए फूड रहेगा। इसके हम फैट्स को डाइजेस्ट करेंगे, डाइजेशन कंप्लीशन करेंगे, और इसमें एब्जॉर्प्शन करेंगे। तो ये सब कुछ कराने के लिए हमें एक बहुत बड़ी सी जगह चाहिए। सो लार्ज सरफेस एरिया इज प्रोवाइडेड बाय स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन की अब हेल्प कौन कौन करेगा ये हम देखते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन की सबसे पहले हेल्प के लिए कौन आया? स्मॉल इंटेस्टाइन की हेल्प के लिए आया है लिवर। लिवर आपको नजर आ रहा है? ये यहाँ पे रेड कलर का एक है लिवर। ठीक है। लिवर क्या करता है? लिवर प्रोड्यूसेस बाइल।
एंड स्टोर्स इन गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर किसको कहते हैं? गॉल ब्लैडर कहते हैं पित्ता को। सबसे पहला काम है लिवर प्रोड्यूसेस बाइल एंड स्टोर्स इन गॉल ब्लैडर। इट हेल्प्स इन फैट डाइजेशन। फैट्स की डाइजेशन स्टार्ट होगी। पहली दफा इतना लंबा लिखा है, वरना मैं एक एक वर्ड लिखती हूँ। लिवर, लिवर के आगे एरो लगा के बाइल, बाइल स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। ये ग्रीन कलर की आपको एक छोटी सी जगह नजर आ रही होगी, ठीक है। और वो स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, और गॉल ब्लैडर से कतरा कतरा ड्रॉप ड्रॉप स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भेज दिया जाता है, ठीक है। एंड इट हेल्प्स इन फैट डाइजेशन। एक्चुअली इसको डाइजेशन नहीं हम कहते, इसको कहते हैं इमल्सिफिकेशन, फैट इमल्सिफिकेशन, फैट्स इमल्सिफिकेशन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में पहला काम हमारा ये हो गया। अब हम यहाँ से बॉक्स पकड़ते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट लिवर और दूसरा पार्ट गॉल ब्लैडर को भी, मतलब इसकी असिस्टेंस के लिए जो पार्ट्स आए हैं उसको भी हम लेबल कर देते हैं। सेकेंड पार्ट, ये आपको स्टमक के नीचे येलो कलर का एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा, दैट इज पेंक्रियाज, ठीक है। इसकी हेल्प ली जाती है। इसकी हेल्प अब हमने क्यों लेनी है बताइए? इसकी हेल्प हमने लेनी है, पहले तो हमने फैट्स की डाइजेशन स्टार्ट करा दी। सेकेंड फंक्शन हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में होना था, याद कीजिए, हम पहले ही डिकोड करके रखा हुआ है। सेकंड फंक्शन क्या होना था? सेकंड फंक्शन हमारा होना था, हमने करना था ये जो था डाइजेशन कंप्लीशन करवानी थी। डाइजेशन कंप्लीशन करवाने के लिए हम जिसकी हेल्प लेंगे दैट इज पेंक्रियाज, ठीक है जी। पेंक्रियाज जो है इट सिक्रीट्स और इट प्रोड्यूसेस पेंक्रियाटिक जूस। मैंने इसको इस तरह रखा कि ये ना कॉकटेल है एंजाइम्स का। एंजाइम्स का कॉकटेल क्यों है? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स की डाइजेशन स्टार्ट हो चुकी है। अब वी नीड सम एंजाइम्स, सम मिक्सचर ऑफ एंजाइम व्हिच विल कंट्रीब्यूट इन डाइजेशन कंप्लीशन। सो डाइजेशन कंप्लीशन कराने के लिए हमें कॉकटेल ऑफ एंजाइम्स की जरूरत है। तो कॉकटेल ऑफ एंजाइम इज प्रोड्यूस्ड बाय पेंक्रियाज इन द फॉर्म ऑफ पेंक्रियाटिक जूस, ठीक है। और एक छोटी सी इसके साथ पाइप लगी हुई होती है, उस पाइप के थ्रू ये यहाँ से गुजर रही है, मैं भी दिखाती हूँ आपको। वो पाइप के थ्रू इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाता है। पेंक्रियाटिक जूस के अंदर 3 टाइप के एंजाइम्स होते हैं। पहले होते हैं कार्बोहाइड्रेजेस, सेकंड होते हैं प्रोटीएज, एज एंजाइम के नाम के एंड पे हमेशा आता है, ठीक है। और थर्ड होते हैं लाइपेज। और इन तीनों का काम क्या है? लाइपेज जो हैं वो लिपिड्स की डाइजेशन कंप्लीशन कराएंगे, लिपिड्स फैट्स को कहते हैं। प्रोटीएज जो हैं प्रोटीन की डाइजेशन कंप्लीशन कराएंगे, और कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो कार्ब्स की डाइजेशन कंप्लीशन कराएंगे। सो इस कॉकटेल ऑफ एंजाइम के अंदर ये होता है। और एज अ होल हम लिख देते हैं कि इसका जो काम है पेंक्रियाटिक जूस का, इसका रोल है, इट प्लेज एन एमिनेंट और इम्पॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन, ठीक है, डाइजेशन कंप्लीशन, ठीक है। सो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक फंक्शन हो गया, लिवर ने प्रोड्यूस किया बाइल, और उस बाइल को हमने बाइल डक्ट के जरिए पहुंचाया गॉल ब्लैडर में, और उधर से गॉल ब्लैडर के जरिए यहाँ से होता हुआ हमने इसको स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज दिया। सेकेंड पार्ट था इसका पेंक्रियाज, जिसने पेंक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस किया, और पेंक्रियाटिक डक्ट के जरिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज दिया। ये है पेंक्रियाटिक डक्ट, ठीक है जी। So that's how, by the assistance of liver and pancreas, fat emulsification started in small intestine, and digestion completion of all components of food such as carbohydrates, proteins and lipase has taken place in small intestine, ठीक है। थर्ड काम आ जाता है। थर्ड अब क्या है? जब फूड कंप्लीटली डाइजेस्ट ही हो गया, तो अब थर्ड फंक्शन क्या होगा? थर्ड फंक्शन यही होगा कि भाई इसने एब्जॉर्ब होना। थर्ड फंक्शन है कि अब इतना छोटा छोटे टुकड़ों में तकसीम हो गया है कि
absorption into blood stream takes place in small intestine. ठीक है जी, absorption into blood streams of small digested components of food. ठीक है जी, जो सेल में एब्जॉर्ब होने के लिए तैयार हैं. तो ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन थर्ड पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम भी कंप्लीट हो गया. ठीक है, कितना अच्छा सा हमने पढ़ लिया ना. अच्छा, उसके बाद फोर्थ पार्ट और लास्ट, सेकंड लास्ट पार्ट पे आ जाते हैं, दैट इज स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन सबसे पहले जहाँ से आपकी स्टार्ट होती है, यहाँ से स्टार्ट होती है. ठहरे मैं आपको ना इधर से बताती हूँ. यहाँ से स्टार्ट होती है. यहाँ से जैसे ही स्टार्ट होती है तो इसमें एक छोटी सी एक्सटेंशन, एक एक्स्ट्रा सेलुलर ग्रोथ होती है. इसको क्या कहते हैं? अपेंडिक्स कहते हैं. अभी अपेंडिक्स भी पढ़ते हैं. और ये आपकी राइट साइड से स्टार्ट होती है. अगर आप पिक्चर को देखें तो ये आपके लेफ्ट साइड पे आ रहा होगा, लेकिन एक्चुअली ये आपकी राइट साइड है. राइट साइड से लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है और ये स्टार्ट होकर बिल्कुल रेक्टेंगुलर फॉर्म में इस तरह करके ये बनाती है, और इस तरह ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन को सराउंड कर लेती है चारों तरफ से. ठीक है, ये है लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन जो है, लार्ज इंटेस्टाइन इधर लिख लेते हैं. लार्ज इंटेस्टाइन कंटेन्स 99% ऑफ वेस्ट. जो इसके अंदर जाता है वो वेस्ट होता है 99%. ठीक है, अब ये इतना लंबा पाथ फूड को क्यों घुमाया जाता है और क्यों ज्यादा देर के लिए इसको स्टे कराया जाता है? फॉर रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड यूजफुल न्यूट्रिएंट्स. अगर वाटर और यूजफुल न्यूट्रिएंट्स कोई वेस्ट हो जाए या हमें एक्स्ट्रा वाटर की ज़रूरत पड़ जाए तो इसमें से रीएब्जॉर्ब करा लिया जाता है. ठीक है जी, ये भी हो गया. अब आ जाते हैं अपेंडिक्स के ऊपर. अपेंडिक्स जो है इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है वेस्टिजियल ऑर्गन. वेस्टिजियल ऑर्गन किसको कहते हैं? वेस्टिजियल ऑर्गन ऐसे ऑर्गन को कहते हैं which was useful in our ancestors, useful in our ancestors. आर लिखने की वैसे ज़रूरत नहीं थी. useful in our ancestors, but now it has become obsolete or useless, or it does not perform any function in our human bodies. ठीक है, vestigial organ was useful in our ancestors to provide immunity. ठीक है, उनको इम्यूनिटी प्रोवाइड करता था और कुछ एंजाइम्स प्रोड्यूस करता था, जो कि पहले जो थे हर्बीवोर्स थे हम लोग, तो हर्बीवोर्स में जो एंजाइम्स होते हैं वो मदद करता था कि हम उनको डाइजेस्ट कर लें. ये घास फूस जो होता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, क्योंकि हमारे अंदर वो नहीं होता, सेलुलेज एंजाइम नहीं होता जो कि सेलुलोज को हजम कर सके. तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हमारे अंदर उस तरह से डाइजेस्ट नहीं होती जिस तरह गाय भैंस भेड़ बकरी के अंदर डाइजेस्ट होती हैं. तो अपेंडिक्स जो है वेस्टिजियल ऑर्गन है, एंड इट वाज यूजफुल इन आवर एंसेस्टर्स एंड इट यूज्ड टू प्रोवाइड यूजफुल इन आवर एंसेस्टर्स टू प्रोवाइड इम्यूनिटी. अच्छा जी, अभी एक प्रेजेंट स्कूल ऑफ थॉट ये है कि इट स्टिल प्रोवाइड्स तो नहीं कहते, प्रोड्यूस ना कह लें. इट स्टिल प्रोड्यूसेस useful enzymes. It still produces useful enzymes to useful enzymes नहीं, useful bacteria for healthy digestive tract,
उसकी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के यहाँ पे यूजफुल एंजाइम्स आर स्टिल प्रोड्यूस्ड बाय अपेंडिक्स। अपेंडिक्स में दर्द हो जाती है अगर यहाँ से, क्योंकि ये नीचे की तरफ देखिए एक्स्ट्रा सेलुलर ग्रोथ है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। मैं आपको दिखा देती हूँ, इसके अंदर हल्की सी स्पेस होती है, ये इस तरह करके होती है। इसके अंदर अगर यहाँ से गुजरता हुआ कोई वेस्ट पार्टिकल यहाँ पे ट्रैप हो जाए तो देखें यहाँ से तो आगे जाता रहेगा फूड, वो तो वहां से साफ होता रहेगा। जो इसके अंदर रहेगा वहां पे बैक्टीरियल ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, बैक्टीरियल ग्रोथ से इन्फ्लेमेशन होगी, इन्फ्लेमेशन से पस प्रोड्यूस हो जाएगी, और पस की वजह से आपको अपेंडिक्स का दर्द होगा तो इसको रिमूव कर देंगे, छोटा सा ऑपरेट करके, सर्जरी करके ऑपरेट करके इसको रिमूव कर देंगे, तो देन यू विल बी हेल्दी और आपकी सेहत को खास असर नहीं पड़ेगा। ठीक है। लास्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज फिफ्थ पार्ट विच इज रेक्टम। रेक्टम जो है, रेक्टम का काम क्या था? रेक्टम स्टोर्स waste for some time before excrete before it is excreted out of the body। तो इतना लंबा लिखने के बजाय हम इसको लिख देते हैं, इट इज जस्ट स्टोरेज हाउस ऑफ वेस्ट। ठीक है, ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म हो गया। यार आप लोग आज बोल नहीं रहे, किधर हैं सारे? नहीं, मैं चुप हो गई थी सुबहान, आप लोग किधर हैं सारे, बोल ही नहीं रहे। अभी आपको ऊपर एक कवरिंग नजर आ रही होगी, ये जो कवरिंग है, मैं अब अपनी लेबलिंग खुद करने लगी हूँ। ये जो आपको कवरिंग नजर आ रही है और ये फिर आगे जाके ब्लैडर में गिरेंगे। अब बात करते हैं होता क्या है। ये जो आपकी ब्लड वेसल्स आ रही है ना, ये ब्लड वेसल्स यहाँ से गुजरती हुई यहाँ पे एंड्स पे पहुंच जाती हैं। अब ये देखिएगा, मैं इसको रेड कलर का ड्रॉ कर, यहाँ पे हेयर लाइक जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह यू शेप कैप्सूल होते हैं। ठीक है, उनके अंदर आकर आपकी जो ब्लड कैपिलरीज है ना, वो यहाँ पे आकर एक नेटवर्क और गुच्छा सा बनाती हैं कि आगे आके लग जाती हैं, यहाँ पे रिलीज कराती हैं, और वो मेटाबॉलिक वेस्ट इन ट्रायंगल में से गुजरता हुआ जो है इन ट्रायंगल के एंड में पहुंच जाता है। और किस रीजन में इकट्ठा हो जाता है? वो इस रीजन में इकट्ठा हो जाता है, पेल्विस वाले रीजन में। यहाँ पे मेटाबॉलिक वेस्ट सारा का सारा इकट्ठा हो जाता है ट्रायंगल्स के एंड पे। और ये किसकी मदद से बाहर निकला? ये नेफ्रॉन्स ने इनको सक किया, इधर इकट्ठा हो गया, पेल्विस से होता हुआ, यूरेटर से होता हुआ ब्लैडर में आगे चला जाता है। ठीक है जी। तो क्या है रिनल कॉर्टेक्स? ये बाहर वाला एरिया है, बिकॉज यहाँ पे ये रेड कलर का क्यों, डार्क रेड कलर का क्यों होता है? यहाँ पे सारी ब्लड कैपिलरीज और वेसल्स जो हैं आकर एंड हुई हुई होती हैं, यहाँ पर आकर लगी हुई होती हैं अपना ब्लड साफ कराने के लिए। ठीक है, और इनमें से वेस्ट निकलकर यहाँ से ट्रायंगल्स के एंड की तरफ जाता हुआ बीच वाले किडनी के ब्रॉड रीजन में इकट्ठा होता है, जो जिसको पेल्विस कहते हैं। पेल्विस से वो यूरेटर में जाता है, यूरेटर से वो ब्लैडर में चला जाता है। दैट्स हाउ अ किडनी वर्क। आगे मूव करूं जी, ताकि मैं नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं और बताएं कि वो किस तरह से होता है।
ठीक है ना, ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं आगे जा रही हूँ। अब यहाँ से एक नेफ्रॉन को हम क्या करेंगे, एक नेफ्रॉन को हम जूम करेंगे और जस्ट यहाँ से एक नेफ्रॉन को बाहर निकालेंगे और उसको ड्रॉ करके देखेंगे कि भाई एक नेफ्रॉन जो है हमें किस तरह की नज़र आती है। जब आप एक नेफ्रॉन को देखेंगे तो वो इतना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, वो इस तरह का है। यहाँ ये ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क होता है, ठीक है। ब्लड कैपिलरीज बोथ टाइप की हो सकती हैं, सो हम रेड और ब्लू दोनों, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों टाइप का हो सकता है। तो ये यहाँ पे एक नेटवर्क बनाती हैं। जो वो नेटवर्क बनाती हैं, उस नेटवर्क को, नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज को हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। मैं साथ साथ लिखती भी जाती हूँ, ठीक है जी। नेटवर्क, फिर सारा बोल दूंगी, आपको समझ आ जाएगा, बस हमने समझना ही होता है। क्वेश्चन इसमें से बहुत शॉर्ट आते हैं। नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज इज नोन एज ग्लोमेरुलस। नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज या कैपिलरीज का जो गुच्छा है, दैट इज नोन एज ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस एंड्स इन अ सी शेप्ड और कप शेप्ड structure of nephron or head of nephron known as Bowman's capsule। यहाँ पे आपको जो ये सी शेप्ड कप नजर आ रहा है ना, ये ऐसे करके जो बना हुआ है, तो मैं एक और तरीके से बनाती हूँ। ये आपको इतना इतना नजर आया ना, ये जो है दैट इज नोन एज बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल क्या करता है, बोमेन कैप्सूल का फंक्शन है, बोमेन कैप्सूल, बोमेन, मैं ये इसको लिख रही हूँ इस तरह से, बोमेन कैप्सूल डज प्रेशर फिल्ट्रेशन। ये प्रेशर फिल्ट्रेशन करता है। इसका काम करने का तरीकाकार ही ये है, दैट बोमेन कैप्सूल डज प्रेशर फिल्ट्रेशन। ये प्रेशर फिल्ट्रेशन के थ्रू ब्लड कैपिलरीज में से सक करता है मेटाबॉलिक वेस्ट। अब जब ये मेटाबॉलिक वेस्ट को सक करता है, तो आपको नहीं लगता कि इसमें थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं ब्लड भी आ जाता होगा। अब ये फर्स्ट कॉन्वोल्यूशन बनाई जाती है। इसको कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये टू इंक्रीज टाइमिंग ऑफ दिस मेटाबॉलिक वेस्ट इन नेफ्रॉन, कि अगर रीएब्जॉर्प्शन की ज़रूरत पड़े, यूजफुल ब्लड जो इसके अंदर आ गया है, हम यूरिन के अंदर ब्लड तो नहीं आ रहा होता ना, बिकॉज ब्लड के जो यूजफुल न्यूट्रिएंट्स हैं वो दोबारा रीएब्जॉर्ब हो जाएंगे। और ये कॉन्वोल्यूशंस क्यों बनाई हैं, कॉन्वोल्यूशंस ये देखें आप, ये इसलिए बनाई है, जिग जैग बनाया कि जल्दी से, अगर स्ट्रेट होती ना नेफ्रॉन अगर ऐसी होती तो वो फौरन एंड तक पहुंच जाता। इसका सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए और इसकी टाइमिंग इंक्रीज करने के लिए इसको अजीब सा स्ट्रक्चर, पहले कॉन्वोल्यूशन बनाई, फिर यू शेप्ड बनाया, फिर इस तरह से जिग जैग किया और फिर एंड पे इस तरह से ख़त्म किया है, ठीक है। उसकी वजह यही है कि मैक्सिमम टाइम जो है मेटाबॉलिक वेस्ट का बॉडी के अंदर गुजरे, ताकि रीएब्जॉर्प्शन की हमें जितनी ज़रूरत है हम वो कर सकें, ठीक है। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूशन, कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये दो कॉन्वोल्यूशंस हैं। इनका क्या मकसद है, इन दोनों से हम यहाँ पे लिख लेते हैं प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। Proximal and distal convolutions increase surface area for reabsorption. Proximal and distal convolutions or convoluted tubules increase surface area for reabsorption of useful nutrients.
हर एक का फंक्शन आपको पता होना चाहिए ना। वुमेन कैप्सूल प्रेशर फिल्ट्रेशन करता है, ग्लोमेरुलस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है, ठीक है। देन मेटाबॉलिक वेस्ट पासिस थ्रू प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, देन लूप ऑफ हेनले। ये इधर से देखिए, ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है। डिसेंडिंग का मतलब है नीचे की तरफ आना। यहाँ से मेटाबॉलिक वेस्ट नीचे आता है और यहाँ से इस साइड से ये अपवर्ड मूव करा है। इसका ऊपर आना और नीचे आना ये भी क्यों है? लूप ऑफ हेनले जो है इसका टाइम इंक्रीज करता है। यहाँ से ये देखिए टुवर्ड्स ग्रेविटी मूव करेगा, यहाँ से ये अगेंस्ट ग्रेविटी जब मूव करेगा तो ये ज्यादा टाइम के लिए किडनी के अंदर रहेगा, ठीक है। तो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग आपको नहीं याद रहता, तो जस्ट आप इसको इसको वो कंफ्यूजन से बचने के लिए या इसको कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए आप जस्ट इसको मार्क कर दीजिए कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, सॉरी लूप ऑफ हेनले, ठीक है। कॉन्वोल्यूशंस तो हो चुकी है ना, तो ये है आपका लूप ऑफ हेनले, ठीक है। इस तरह डैश सा लगा हुआ होता है ई के ऊपर। तो लूप ऑफ हेनले जो है आपका यू शेप्ड स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन है। ठीक है जी, ये यू शेप्ड होता है लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले से डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में जाता है और देन आ जाता है कलेक्टिंग डक्ट में, ठीक है। इसको हम खत्म कर देते हैं इस सेक्शन को। कलेक्टिंग डक्ट में आपको बहुत सारी ब्रांचेस नजर आ रही हैं और यहाँ से देखकर एक अंदाजा हो रहा है कि यहाँ से बहुत सारी चीजें कुछ कुछ एब्जॉर्ब हो, बहुत सारी ब्रांचेस जो हैं वो इनवर्ड साइड पे कुछ लेकर जा रही हैं। मतलब ये वापस कुछ जा रहा है बॉडी के अंदर या ब्लड के अंदर। ये यहाँ से क्या जा रहा है, अब इसको देखना पड़ेगा कि ये ब्रांचेस क्या करती हैं। तो जो कलेक्टिंग डक्ट है, जब कलेक्टिंग डक्ट में पहुंचता है तो कहते हैं इसमें से ऑलमोस्ट सारे यूजफुल न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो चुके होते हैं। फिर कलेक्टिंग डक्ट से ये जो वापस ब्रांचेस जा रही हैं, यहाँ से लगता है कोई और चीज भी रीएब्जॉर्ब हो रही है। तो रीएब्जॉर्प्शन होती है, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन। अगर आपकी बॉडी में सोडियम सॉल्ट्स की कमी हो जाए, सोडियम आयन एंड वाटर, और अगर वाटर की कमी हो जाए तो टेक्स प्लेस थ्रू collecting duct. So reabsorption of sodium ion and water takes place through collecting duct. ठीक है, बस होने वाला ही है पूरा। तो क्या था जी, दोबारा बस रिपीट करते हैं। ग्लोमेरुलस is a network of capillaries present in C-shaped or cup-shaped first part of nephron, which is unit of excretory system. Bowman capsule. Bowman capsule is C-shaped or cup-shaped first part of nephron, which does pressure filtration through network of capillaries, glomerulus. ठीक है जी। Then metabolic waste passes through proximal convoluted tubule, loop of Henle, and distal convoluted tubule. Loop of Henle increases time of metabolic waste, and proximal and distal convolutions increase surface area for reabsorption. बताती हूँ वो कैसे। And then जो है metabolic waste reaches to collecting duct. When it reaches to collecting duct, it is the last part of the nephron, जो triangle नहीं थी, triangle के बिल्कुल last part के ऊपर ये आ जाती हैं। ट्रायंगल कौन सी थी आपकी? ट्रायंगल जो आपके पिरामिड्स, रेनल पिरामिड्स नहीं बने हुए थे। ये नेफ्रॉन यहाँ से ऐसे करके शुरू हुई थी और अब ये इसका आखिरी पार्ट यहाँ पे आ जाता है।
यहाँ से मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो बाहर निकल जाता है, पेल्विस में आ जाता है, पेल्विस से यूरेटर में, और यूरेटर से पेल्विस से यूरेटर में, और यूरेटर से ब्लैडर में, और ब्लैडर से इट इज एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू यूरेथ्रा। ठीक है। अच्छा, अब कलेक्टिंग डक्ट से रीअब्जॉर्प्शन होती है किसकी, सोडियम आयन की या वाटर की। अगर आपकी बॉडी में सोडियम कम है तो वो भी आपकी यूरिन से रीअब्जॉर्ब होगा, और अगर वाटर कम है तो भी यहाँ से रीअब्जॉर्ब होगा, ताकि डिहाइड्रेशन ना हो जाए। मैंने कहा प्रॉक्सिमल और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इंक्रीज करती हैं सरफेस एरिया फॉर रीअब्जॉर्प्शन। किस तरह से? क्योंकि इस ग्लोमेरुलस से एक नेटवर्क निकलता है और ये दोबारा आकर पूरे के पूरे नेफ्रॉन को कवर करता है, और इसमें से दोबारा जो है वो रीएब्जॉर्ब कर लेता है। अगर कोई यूजफुल न्यूट्रिएंट इसमें आ गया है ना, तो वो दोबारा यहाँ से रीएब्जॉर्ब होगा। सो होल नेफ्रॉन इज कवर्ड बाय नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। एब्जॉर्प्शन उसकी बोमेन कैप्सूल के थ्रू होगी, प्रेशर के थ्रू। यहाँ पे वो दोबारा आएंगे और प्रेशर के थ्रू दोबारा रीएब्जॉर्ब कर लेंगे, अगर कोई यूजफुल न्यूट्रिएंट इधर आ गया, क्योंकि ज्यादा तो वाटर ही है ना, थोड़ा सा वो है तो वो इधर से उधर की तरफ मूव कर जाएगा। ठीक है जी। ये था हमारा किडनी लेक्चर। अभी खत्म नहीं हुआ, अभी लास्ट पार्ट रहता है इसका, जो कि है फंक्शन ऑफ किडनी। ये आपको सवाल आता है कि आप बताइए फंक्शन ऑफ किडनी क्या है। फंक्शंस ऑफ किडनी, अगर आपको 5 मार्क का सिर्फ फंक्शंस ऑफ किडनी पे आ जाए तो देन आपने इनको हेडिंग बना लेना है, और आपने इनको एक एक लाइन में एक्सप्लेन कर देना है। अगर आए कि व्हाट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम, हाउ नेफ्रॉन इज यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो नेफ्रॉन की तस्वीर बना के नेफ्रॉन को एक्सप्लेन करना है। और देन फिर लास्ट पे आ जाता है फंक्शंस ऑफ किडनी, तो आपने ये बुलेट पॉइंट्स की फॉर्म में 5 फंक्शंस जो हैं वो लिख देने हैं। फर्स्ट फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन ऑफ किडनी है प्रेशर फिल्ट्रेशन। सेकेंड फंक्शन ऑफ किडनी है विटामिन, इट हेल्प्स इन विटामिन डी सिंथेसिस। जिनके किडनीज खराब हो जाते हैं उनकी बोन्स भी वीक हो जाती हैं, विटामिन डी सिंथेसिस जो है वो रुक जाती है। थर्ड है ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ ब्लड, ब्लड के अंदर कितना पानी होगा ये मेंटेन करते हैं। ठीक है जी। फोर्थ होगा आयन बैलेंस ऑफ ब्लड, आयनिक बैलेंस ऑफ ब्लड, ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ ब्लड एंड विटामिन डी सिंथेसिस और प्रेशर फिल्ट्रेशन। ठीक है। और फिफ्थ फंक्शन है, आयन भी हो गया, ऑस्मोटिक भी हो गया, फिफ्थ फंक्शन है इसका ये ब्लड